जय हिंद गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 4 सितंबर 2024 और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस में जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी का यूपीपीसीएस का नंबर 1 बैच ज्ञान सर का पेड बैच इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम का पेज है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो माउरी राजा के बारे में बात करेंगे। माउरी राजा जो न्यूजीलैंड का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है माउरी, तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। फिर नेक्स्ट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन से जातीय आंदोलन, कास्ट मूवमेंट्स थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक जो है वो जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें जीएस की चीजें होती हैं, मतलब हिस्ट्री में आप ये सब चीजें जो है वो पढ़ते हो, राइट। बट फिर भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे रखी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम लोग को SC/ST एक्ट से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लखपति दीदी इनिशिएटिव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नई डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के अंदर बनाई गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। 2024-2025 बजट के अंदर महिलाओं को लेकर क्या चीजें मेंशन थी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और जो भी चीज मैं आपको नोट डाउन करने के लिए कह रहा हूं सिर्फ वही चीज आपको नोट डाउन करनी है। तो अभी क्या हुई, अभी एक रिसेंटली डेथ हुई न्यूजीलैंड के माउरी राजा की। माउरी बेसिकली एक आदिवासी है, आदिवासी जनजाति है। तो उनके एक राजा है जिनका नाम है किंगी तु तुहिटिया तुहिटिया। वैसे तो पुटा टाउ ते वेरो वेरो 7 ये इनका पूरा बड़ा सा नाम है, बट आप ये सब ये लिखोगे न्यूजीलैंड के अंदर माउरी राजा है जिनका नाम किंगी तुहिटिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उनकी डेथ हुई और डेथ होने के बाद, मृत्यु के बाद जो है वो पूरे देश में जो है वो शोक की लहर हम लोग को देखने को मिली। तो सिर्फ इतना सा जो अंडरलाइन है बस वही चीज लिख लो आप। और इनकी डेथ कब होती है, तो 18वां इनका राज अभिषेक था, 18वीं कोरोनेशन एनिवर्सरी थी, राज अभिषेक की सालगिरह थी, तो ये भी लिख लेना। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, अभी काफी ज्यादा अन्याय हो रहा था किनके अगेंस्ट, माउरी कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो इनने क्या किया, इनने एक बहुत ही रेयर रॉयल प्रोक्लेमेशन जारी किया। बहुत ही एक आप कह सकते हो कि मतलब एक दुर्लभ शाही घोषणा। तो इन्होंने घोषणा करी और ये कहा कि माउरी लोग जो है वो एकजुट हो जाएं और उनके खिलाफ जो अन्याय जो हो रहा है, राइट, तो वो ना हो। तो इनने बोला कि भाई कंट्री कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए कि माउरी के खिलाफ जो है वो अन्याय ना हो। तो जैसे ही इनने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद में जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। और ये राजा जो है, बताया जाता है कि माउरी के अधिकार और उनकी एकता के प्रति उनके समर्पण से चिन्हित ये जो राजा के नेतृत्व में न्यूजीलैंड के माउरी और व्यापक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये राजा जो है हमेशा से माउरी जो है उनके अधिकार, उनको एकजुट करने पर काम करते थे। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आएंगी आपको। तो एग्जामिनेशन में आएगा कि माउरी जो कम्युनिटी है वो कहां से बिलोंग कर रही है, अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो न्यूजीलैंड, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये बेसिकली एक मूवमेंट का नाम लिख लो, आंदोलन का नाम, कभी कभी आंदोलन पूछ लेते हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि ये किंगी टांगा आंदोलन जो है वो कहाँ का है, तो आपको ध्यान में रखना किंगी टांगा मूवमेंट जो है वो न्यूजीलैंड का है। और 1858 का ये मूवमेंट था। इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि माउरी जो ट्राइब्स है, माउरी जो आदिवासी हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको एकजुट करना किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन के अगेंस्ट, कि ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है वो लड़े। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन के खिलाफ था ये किंगी टांगा मूवमेंट, ये ध्यान में रखना। और ये जो अभी जिनकी डेथ हुई है जिन राजा की, वो 7वें राजा हम लोग को देखने को मिले थे न्यूजीलैंड के। इनका टेन्योर शुरू हुआ था 2006 में। और बताया जाता है कि राजनीतिक चुनौतियों के बीच माउरी अधिकार के मुद्दे उठाने और आशा जगाने के लिए इनको जाना जाता है। तो इन्होंने माउरी ट्राइब के लिए जो है वो, यानी कि उनके अधिकारों के लिए बहुत काम किया है। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसके बारे में जानते ही हैं। अब माउरी ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, जैसे आपने स्टार्टिंग में सुना कि माउरी के अगेंस्ट जो है वो काफी अन्याय हो रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने अभी एक शाही घोषणा जो है वो जारी करी, है ना, रॉयल प्रोक्लेमेशन जारी किया। तो माउरी पॉपुलेशन जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, क्योंकि यूरोपियन कोलोनाइजेशन के समय से यूरोपियन लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, राइट। तो उनके समय से जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स लोग ने फेस करी। इनकी जमीन इनसे जो है वो छीन ली गई। इनको सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, पिछड़ा वर्ग हो गया था सोसाइटी के अंदर।
राइट? फिर इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस करने से इनको जो है वो रोका गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। फिर इसके बाद ये भी चीज हम लोग को देखने को मिली कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो सरकार है, कहा कि न्यूजीलैंड की, वो भी कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रही थी कि जो बिल्कुल भी माओरी के अधिकारों में नहीं थी, मतलब उनको छीना जा रहा था एक प्रकार से उनके अधिकार, राइट? तो ये चीज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से चिंताएं जो है वो और बढ़ गई। और किंगी टांगा मूवमेंट जो 1858 का मूवमेंट था, तो ये बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जो जमीन जो हम लोग को देखने को मिलती है वो माओरी की जमीन नॉन माओरी को ना दी जाए। और ये कहा गया कि आप इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से अंतर जनजातीय संघर्ष जो है वो नहीं होना है, कि आपस में लोग जो है वो ना लड़े, इस पर काम किया जाए और माओरी ऑटोनॉमी और उनके कल्चर को जो है वो प्रिजर्व किया जाए। माओरी स्वायत्तता और संस्कृति को संरक्षित करना था। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था किंगी टांगा मूवमेंट का, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट था ये, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यस, नेक्स्ट। अब इसके अलावा इनकी जैसी मृत्यु होती है उसके बाद पूरे न्यूजीलैंड में झंडे आधे झुके रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को 5 दिवसीय तांगी हंगा यानी कि अंतिम संस्कार के लिए नागारू आवाहिया भेज दिया गया। तो नागारू आवाहिया जो है वो एक प्लेस का नाम है। तो 5 दिन के लिए जो है वो फ्यूनरल के लिए जो है उनको भेजा गया, और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो। उनके अंतिम सार्वजनिक संबोधन में माओरी रीति रिवाज का पालन करने और न्यूजीलैंड के आधारभूत दस्तावेज वेटांगी की संधि में बदलाव का विरोध करने का आह्वान शामिल था। तो यहां पर यही था कि ये ट्रीटी ऑफ वाइटांगी जो है वो उसको आप ऑल्टर करो, उसको आप चेंज करो न्यूजीलैंड के डॉक्यूमेंट के अंदर से, और माओरी जो कस्टम्स है, राइट, तो उस पर जो है वो काम करो कि उनके जो रीति रिवाज है तो उसका उनको पालन करने दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर जो है न्यूजीलैंड के, उन्होंने एक्नॉलेज किया, हाँ भाई माना कि भाई किंगी तुहेतीस यानी कि जो राजा है इनकी जो लेगेसी है इसको इन्होंने सम्मान किया, और ये भी रिकॉग्नाइज किया कि काफी ज्यादा इश्यूज जो है वो माओरी कम्युनिटी जो है वो फेस कर रही है, और इन्होंने ये भी बोला कि इनको एकजुट करने के लिए अब ये सरकार प्रयास करेगी। इंटरनेशनल लीडर्स, इसमें ब्रिटिश मोनार्क भी थे, प्राइम मिनिस्टर टोंगा के, इन्होंने भी जो है वो डीप सैडनेस जो है वो एक्सप्रेस करी, और ये कहा कि माओरी कल्चर और कम्युनिटी का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है न्यूजीलैंड के अंदर। फिर ये किंगी टांगा मूवमेंट तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी तक आपने पढ़ा तो अब मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिखकर बताओ ये किंगी टांगा मूवमेंट जो है वो कौन से साल में आया था। अभी 2 बार बता चुका हूं मैं इसके बारे में। इस मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल था तो वो हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है। फिर इसके अलावा ये भी हम जान चुके हैं कि भाई यूरोपियंस लोग जब न्यूजीलैंड के अंदर आए थे तो उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, राइट? उनके क्षेत्र को, उनकी जमीन को उनसे जो है वो छीन लिया। काफी सारी यहाँ की जो देसी जनजाति है न्यूजीलैंड की उसको परेशानी हुई, उनमें से एक माओरी हम लोग को देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग को एबोरिजिनल्स देखने को मिलते हैं, राइट? नेटिव अमेरिकन हम लोग को नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी आदिवासी जनजाति थी या जितनी भी वहां की स्थानीय जातियां हम लोग को देखने को मिली थी, उनको काफी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। ठीक है, बात समझ रहे हो? आगे की चर्चा करते हैं। आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है पूरे दुनिया भर में, यानी जो देसी लोग हैं पूरे दुनिया भर में, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम, बहुत चैलेंजेस फेस करी। ग्रीन कॉलोनियलिज्म जैसे हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर प्रयास किए जा रहे हैं कि लोकल कम्युनिटीज को हटा दो। नियो कॉलोनियलिज्म, जहां पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के कॉलोनियलिज्म के चलते हमें देखने को मिलता है। देखो इन लोगों ने ही, कॉलोनिस्ट ने ही अब ये बोला कि हमें जंगल को प्रोटेक्ट करना है, जंगल में रहने वाली जो लोग हैं उनको भगाओ। भाई आप तो उनके घर से उनको अलग कर रहे हो, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और आज की डेट में भी हो रही है। और नियो कॉलोनियलिज्म की प्रॉब्लम है आज की डेट में। अमीर और गरीब के बीच में गैप हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। गरीबों को जो है वो सोसाइटी के अंदर एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा, हटाया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हम लोग को जो है वो देखने को बुरी तरह से किनको अफेक्ट कर रहा है? जो स्वदेशी समुदाय है उनको अफेक्ट कर रहा है, राइट? उनके ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और उनका एनवायरमेंट जो है वो उस पर सही तरीके से रह नहीं पा रहा है। तो यही कहा गया कि भाई अब आज की डेट में आवश्यकता है कि जो आपने जो कब्जा करके रखा था अपने क्षेत्रों पे और जो पॉलिसीज बना के गए थे उसको हटाओ,
और ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि जिससे कि वहां पे रहने वाली जो स्वदेशी जो जाति थी, प्रजाति थी, तो उनको जो है वो सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, उनके अधिकार जो है उनको प्रॉपर तरीके से मिले। इंश्योर करो कि फेयर ट्रीटमेंट जो है वो सभी के साथ करना है, किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन किसी का नहीं होना चाहिए, राइट। बस यही चीज है। उनको लीगल प्रोटेक्शन जो है वो दो, उनके कल्चर वो सही तरीके से, यानी उनकी जो संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज है वो सही तरीके से फॉलो कर सकें, राइट। तो इस पर काम करने की आज की डेट में आवश्यकता है। वैसे ये सब चीजें डिटेल में आएंगी नहीं, मेनली जो आपको ध्यान में रखना था, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मैंने भी आपको बताई, ये किंगीटागा मूवमेंट आप ध्यान में रखना है, इनके राजा का नाम ध्यान में रखना, माओरी जो हम लोग को ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, कहाँ की है, न्यूजीलैंड की, ये चीज ध्यान में रखना, बस दैट्स इट। अगर इंडिया के अंदर काफी सारे हम लोग को मतलब ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, इंडिया के फ्रीडम के लिए इतने सारे जातीय आंदोलन हुए हैं, तो उसकी आपको आइडिया रखना है, बट सभी का आपको फोकस नहीं करना है, सभी आंदोलन पर आपको कुछ मेन मेन आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए, जो एग्जामिनेशन में अक्सर आता है। और जो हमारे बैच में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पूरे नोट्स जो है वो क्लासेस के दौरान दे दिए जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अभी सिर्फ सुन लो ध्यान से। अब देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग को देखने को मिला, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, राइट, जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में, अमेरिकी क्रांति के बारे में, कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कैसे बना, और वहां पर भी क्लास स्ट्रगल एक हम लोग को देखने को मिला था, राइट। आपस में सोसाइटी जो समाज है उसमें जो है वो वर्ग बन गए थे, अलग अलग ग्रुप्स जो है वो बन गए थे, यस। तो दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया के अंदर जाति जो है वो एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा जो है वो रहा है। अमेरिका में नस्ल और ब्रिटेन में वर्ग के काफी हद तक सामना करना पड़ा। अब ब्रिटेन की यहाँ पर बात हो रही है तो ये टॉपिक आ जाएगा रेनेसांस का वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। तो रेनेसांस जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको जो है वो क्लियर होगा किस प्रकार से चर्च, जो हम लोग को क्लर्जी क्लास जो है वो देखने को मिली थी, एक रॉयल क्लास थी, और एक तीसरी जो क्लास थी, वो क्लास जो थी वो लोअर लोगों की क्लास थी, आम आदमी की क्लास थी, कॉमन मैन की क्लास थी। तो क्लर्जी क्लास थी, ब्यूरोक्रेट या एरिस्टोक्रेट की क्लास थी, यानी जो रिच लोग की क्लास, और एक क्लास पुअर लोगों की थी, आम आदमी की, कॉमन मैन की, कॉमनर्स जिनको कहा जाता था। तो ये तीन क्लास में जो है वो पूरा अमेरिका सॉरी ब्रिटेन जो है बटा हुआ था, यस। आप लोग ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो उस समय जब रेनेसांस होता है, यानी कि लोग जो है वो नए नए फिलोसोफर जो होते हैं, नए नए विचारक जो होते हैं, उनकी विचारधारा को पढ़कर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एरिस्टोटल, प्लेटो, राइट, इन लोगों ने काफी कुछ फिलोसफीज में जो है वो बताया हुआ है। इन्होंने रेनेसांस के पीरियड में इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने बेसिकली जो रोमन्स और ग्रीक के जो पुरानी किताबें थी, एंशियंट बुक्स जो थी, उनको पढ़ा और समझा कि यार ये जो हायर क्लास जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इनके ऊपर शोषण कर रही है। फिर जो लोअर क्लास थी उसने आंदोलन जो है वो किया कि हायर क्लास के शोषण अब नहीं सहे जाएंगे। चर्च जो थी वो अपनी मनमानी करती थी, चर्च अपनी मनमानी करती थी। तो उस मनमानी से जो है बचने के लिए, जैसे कि एक मार्टिन लूथर हम लोग को देखने को मिलते थे, तो उन्होंने एक आंदोलन जो है वो छेड़ दिया। उन्होंने बाइबल जो थी उसकी, मतलब उसमें एक्चुअल जो सच चीज लिखी हुई थी वो सब चीजें पब्लिक के बीच में बताने की कोशिश करी, राइट, जिससे कि पब्लिक अवेयर हो। और ऐसे काफी सारे लीडर्स थे जिनको चर्च ने जो है वो जिंदा उनका सर काट दिया था, कई केस में जिंदा जला दिया गया था। काफी सारे लीडर्स, जब आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सब जो स्ट्रगल है हिस्ट्री के अंदर, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, तो ये सब स्ट्रगल्स हमें कुछ ना कुछ चीजें सिखाते हैं, जो हम अपनी जनरल स्टडीज क्लास में आपको क्लियरली बताते हैं कि इस स्ट्रगल से हमें ये सीख मिल रही है। और इस तरीके से पूरी चीजें कवर अप कराई जाती है कि आपको चीजें क्लास में ही याद हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग एक हाई लेवल की क्रिएट होती है। ऐसे ही फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकी रेवोल्यूशन, इन सब में हमने क्या देखा? क्लास स्ट्रगल ही देखा। जो सोसाइटी थी उसने किसी ना किसी शोषण से बचने के लिए जो है ऊपर कदम उठाया। जैसे कि एक तो हो गया अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति 1776 वाली, 1776 वाली। फिर उसके बाद आ जाती है अपनी ये अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर में तो मेन स्ट्रगल जो था वो स्लेव्स का था। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका का नॉर्थ पार्ट, यानी कि जो मेन अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका वाला, उसका ऊपर वाला पार्ट
उसका नॉर्थ पार्ट और उसके साउथ पार्ट के बीच में स्ट्रगल था स्लेवरी को लेकर। साउथ पार्ट के अंदर स्लेवरी थी, स्लेवरी को इंपॉर्टेंस दी जाती थी और वो लड़ रहे थे कि स्लेवरी बरकरार रहे। नॉर्थ वाला पार्ट बोलता था नहीं, स्लेवरी नहीं बरकरार रहेगी। तो स्ट्रगल हुआ, जीत गया नॉर्थ और अमेरिका से गुलामी खत्म हुई। और जब इसकी जानकारी मिलती है फ्रांस को, तो वहां पर होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे चीजों को तो कनेक्टिविटी आपकी मेंटेन रहेगी, क्यों हुआ स्ट्रगल, कैसे हुआ। अब देखो रिसेंटली इंडिया के अंदर कास्ट सेंसस की बात हुई, ये मांग हुई कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये भी कहा कि भाई आपको जो है वो जो भी रिजर्व क्लास है उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन करो यार। मतलब जो कास्ट का बेनिफिट उनको सबसे ज्यादा जो है वो मिलना चाहिए कि जो वाकई में पिछड़े हैं और जिनको वाकई में जरूरत है, राइट। और हिस्ट्री जो है वो कास्ट मूवमेंट की, स्पेशली इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान की, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जो है वो बताती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो ये सब ग्रुप्स फेस कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871। जो हमारे बैच में नहीं है वही लिख सकते हैं, बाकी हमारे बैच में ये सब की जानकारी दी हुई है, आपके नोट्स में मिल जाएंगे आपको। अब देखो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता था कि पूरी की पूरी जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था ब्रिटिशर के द्वारा, राइट। और जिसके कारण से वो कहीं घूम नहीं पाते थे, घूमेंगे तो उनको पकड़ के मार दिया जाएगा, उनको कहीं पर काम नहीं मिल रहा था। तो ये देखो एक प्रकार से देखो यार, एक कम्युनिटी को क्रिमिनल घोषित कर दिया। क्यों क्रिमिनल घोषित किया? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा दी। फिर इस कानून को जो है वो हमने 1949 में आजादी के बाद जो है वो रद्द किया और हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952 हम लेकर आए। हमने ये देखा जो हिस्ट्री शीटर होते हैं ना, कि भाई जो क्रिमिनल जो है वो लगातार कोई ना कोई क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इस कानून के तहत जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, अब देखो कास्ट जो है कई बार हमें कॉलोनियल ऑफिस के दौरान भी देखने को मिलता था, स्पेशली ब्राह्मण्स और कायस्थ को जो है वो एम्प्लॉय किया जाता था, राइट। एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, बाकी दूसरे लोगों को जो है वो नहीं दी जाती थी। होता था कई बार, इवन आज भी होता है, आज भी काफी सारे केस में रिलीजन देखा जाता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। और ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल उसकी नहीं, ऑफिस की या फॉर्मल जॉब की बात नहीं कर रहा, इनफॉर्मल जॉब की बात कर रहा हूँ। जैसे कि नॉर्मल सी कोई, जैसे कि इनफॉर्मल शॉप है किसी भी चीज की, मान लो आप जैसे हॉकर्स ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब हॉकर्स में कई केस में हम लोग को देखने को मिलता है एक ही कम्युनिटी के लोग वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं, दूसरी कम्युनिटी को एंटरटेन नहीं करते। यस। अब फिर ऐसे ही एंटी कास्ट मूवमेंट हुआ है, जाति विरोधी आंदोलन हुए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था महात्मा ज्योतिबा फूले का, राइट। इन्होंने सत्य शोधक समाज जो है उसका फाउंडेशन किया। कई बार एग्जामिनेशन में आता है प्रीलिम्स में, सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसने करी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। इन्होंने दलित टर्म इंट्रोड्यूस किया अनटचेबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ये चीज कई बार पूछी जा सकती है कि दलित जो शब्द है वो अनटचेबल्स डिस्क्राइब करने के लिए किसने इस्तेमाल किया? तो महात्मा ज्योतिबा फूले। लोग महात्मा गांधी लिख के आ जाते हैं, यही गलती कर देता है। और इनकी किताब एक है गुलामगिरी, इसने क्रिटिसाइज किया कास्ट सिस्टम को। गुलामगिरी किताब जो है उसने जाति व्यवस्था की आलोचना करी और मुस्लिम शासकों ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ईसाई मिशनरियों ने और ब्रिटिश प्रशासन ने इनको काफी वो सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ये इगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा है। ये शब्द आप चाहो तो लिख सकते हो, इगैलिटेरियनिज्म, समतावाद इसको हिंदी में कहते हैं। होता क्या है सिंपल शब्दों में? इक्वलिटी। इक्वलिटी को प्रमोट करने को इगैलिटेरियनिज्म जो है वो कहा जाता है, समतावाद जो है वो कहा जाता है। तो उनकी किताब के माध्यम से जो है उन्होंने इक्वलिटी को प्रमोट किया। बी आर अम्बेडकर साहब, इन्होंने महत सत्याग्रह जो है वो इसको लीड किया, इसका नेतृत्व किया 1927 में। जो अधिकार है अनटचेबल्स के उसको सिक्योर करने के लिए, स्पेशली कि भाई जैसे आपको पता है कि कुएं का पानी जो है वो अलाउ नहीं किया जाता था कि कुएं का पानी, कुएं से जो है वो पानी पिए कौन? अनटचेबल लोग। और ये बेसिकली महत की जगह महर महर भी बोलते हैं इसको, महर सत्याग्रह, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब खुद जो है वो महर कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करते थे, महर कम्युनिटी से। यस। इन्होंने मनुस्मृति को जो है वो जला दिया था और इसको लेकर हालांकि काफी विवाद भी हुआ कि मनुस्मृति को क्यों इन्होंने जलाया, राइट। ये इन्होंने कहा कि मनुस्मृति जो है ये वो किताब है जो कि
जिसने पूरी हमारे समाज को जो है वो कास्ट में अलग-अलग छोटे-छोटे टुकड़ों में जो है वो बाँट दिया है और उसके कारण से आपस में लोगों के बीच में जो है नफ़रत पैदा हो गई है। तो उन्होंने उसको जला दिया था। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें। अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम आता है 1919 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग पृथक निर्वाचिका जो है वो कहते हैं। इसमें होता क्या है, मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो 1909 में सबसे पहले तो ये डिमांड जो है फुलफिल हुई थी, राइट। 1909 1909 में 1919 में तो बहुत बाद में हम लोग को एक चीज जो है वो देखने को मिली कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर डिबेट्स हुई, चर्चाएं हुई। बट 1909 में ये लाया गया था क्योंकि 1906-7 की बात है। बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था तो उस समय मुस्लिम जो है वो डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें एक अलग टेरिटरी जो है वो दे दी जाए और हमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिया जाए, राइट। तो उनने वो डिमांड को जो है फुलफिल जो है वो कर दिया था। इसमें होता ये है कि आपकी कम्युनिटी का व्यक्ति आपके लिए ही सिर्फ वोट डालेगा, यानी कि एक कम्युनिटी का जो व्यक्ति है उसी कम्युनिटी के लीडर के लिए जो है वो वोट डालेगा। तो वो वाली चीज। फिर पूना पैक्ट 1932 में हम लोग को देखने को मिला, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था ये एग्रीमेंट, राइट। जॉइंट इलेक्टोरेट्स इसमें हम लोग को देखने को मिला। इसमें ये कहा गया कि दलित के लिए जो है वो सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी। फिर इसके कारण हम लोग को देखने को मिला कि बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। दलित आंदोलन में दरार उत्पन्न जो है वो हो गई थी इस चीज के कारण, इस गठबंधन के कारण बेसिकली। तो ये सब चीजें डिटेल में जो है वो एक-एक करके अगर आप टाइमलाइन के थ्रू पढ़ोगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ तो सिंपली बस न्यूज़ में आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बट ये टॉपिक अपने आप में जो है मान के चलो कि करीब कुछ नहीं तो गिरी से गिरी हालत में 6 से 7 घंटे के पूरे टॉपिक ही हैं, पूरे मूवमेंट्स। नेक्स्ट, पेरियार का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ईवी रामास्वामी पेरियार ने मद्रास प्रेसिडेंसी में ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो लेकर आए, आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो शुरू किया। इन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को अपोज किया, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दी और एंटी कास्ट मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट किया। पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि अंबेडकर जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, आप लोग जानते ही हैं। कांग्रेस पार्टी और अंबेडकर मूवमेंट जो हमेशा क्लैश होते थे, यानी कि अंबेडकर जी जो भी मूवमेंट चलाते थे तो कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा उनकी अपोजिशन पर ही रहती थी। स्पेशली अगर हम बात करें रिलीजन के मामले में, कास्ट अपलिफ्टमेंट के मामले में। फिर अंबेडकराइट मूवमेंट हम लोग को इंडिपेंडेंस के बाद देखने को मिला, जो कंटिन्यू रहा इंडियन पॉलिटिक्स को, उसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी किया। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर, स्पेशल रिजर्वेशन तो आज भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसी के आधार पर वोट बैंक नजर आता है ना। तो ये ऐसे काफी सारे कास्ट मूवमेंट थे। यहाँ पे तो बहुत छोटा सा आर्टिकल था, छोटे से आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से बताया गया, बट ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करें तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली इसको इंटरप्रेट किया है, राइट, व्याख्या करी है इसकी, इस कानून की। इसमें ये क्लैरिफाई किया है कि जो भी कंडीशंस होती हैं जहां पर इंसल्ट और इंटिमिडेशन होता है, यानी कि जहां पर भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि किसी भी एससी और एसटी कम्युनिटीज से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको इंसल्ट, उनका इंसल्ट किया जाता है, अपमान किया जाता है या उनको धमकी दी जाती है, राइट, तो वो इस कानून के दायरे में जो है वो आएगा, इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। और ये बात सच है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी एससी एसटी को जो है आप धमकी नहीं दे सकते हो किसी भी तरीके की, राइट। एससी एसटी कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उनको धमकी नहीं दी जा सकती। और इसमें होता है बेल का प्रोविजन, हालांकि अभी 2019 का इसका अमेंडमेंट है, आई थिंक इसमें लिखा है कि नहीं लिखा, आई डोंट नो, बट आप ध्यान में रखना एससी एसटी कानून को 2019 में अमेंड किया गया था। पहले जो कानून था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत स्ट्रिक्ट मतलब इतना कि अगर किसी एससी एसटी कम्युनिटी के व्यक्ति ने पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन कर दी कि इस नॉन एससी एसटी वाले व्यक्ति ने जो है मुझे धमकी दी है और और इसलिए दी है, मतलब ऐसी उसने अगर बोल भी दिया कि धमकी सिर्फ इसलिए दी गई कि मैं कम नीची कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, निचले उससे समुदाय से बिलोंग करता हूँ, तो उस जिसने धमकी दी है, जिसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, सामने वाले व्यक्ति को तुरंत थाने में बंद किया जाएगा और बेल भी नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस रहता है ये। बट 2019 में इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया कि भाई क्योंकि फॉल्स केसेस काफी ज्यादा आ रहे थे, राइट, काफी केसेस ऐसे देखने को मिल रहे थे। तो आई डोंट थिंक इसमें इस आर्टिकल में ये चीज दी हुई है, बट मैंने आपको अलग से बता दी, को थोड़ा सा ध्यान में रखना।
तो ये चीज यहां तक आपने समझा कि भाई इस कानून के तहत अगर किसी भी एससी एसटी कम्युनिटी के व्यक्ति का अपमान होगा या उसको धमकी दी जाएगी तो सामने वाले व्यक्ति जिसने किया है ये उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब ये निर्णय जो था इसका एससी एसटी अधिनियम को लागू करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, खासकर सार्वजनिक हस्तियों और मीडिया से जुड़े मामले में। ऑब्वियसली कि अगर कोई पब्लिक फिगर है या मीडिया के कोई व्यक्ति हैं, राइट, तो उनके केस में जो है उसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो फॉल्स कंप्लेन्स, तो ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा मामला क्या था वो आप समझो, सिर्फ सुनो अभी। तो सर्वोच्च न्यायालय, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक मीडिया पेशेवर, मतलब कि एक मीडिया प्रोफेशनल से जुड़े मामले के संदर्भ में लिया गया है। इस मामले में संबंधित आरोपी ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित विधानसभा के सदस्य यानी कि एक एमएलए के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। तो इसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति जो है, जो मीडिया प्रोफेशनल के थे, तो उन्होंने एक एमएलए के खिलाफ जो है, जो बिलोंग करते हैं, एमएलए एससी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो एक अपमानजनक टिप्पणी जब करी तब ये मामला जो है वो कोर्ट के अंदर लिया गया। और एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के संपादक पर एससी एसटी अधिनियम के तहत एक वीडियो अपलोड करने के आरोप लगे, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह उस विधायक के लिए अपमानजनक है। मतलब एक यूट्यूब चैनल जो है, पॉपुलर यूट्यूब चैनल, तो उसके ऊपर भी आरोप जो है वो लगाए गए एससी एसटी के तहत कि आपने कैसे ये वीडियो अपलोड जो है वो कर दिया। और ये एक ऐसा वीडियो है जो एक एमएलए की गरिमा, जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी गरिमा जो है उस पर ठेस पहुंचा रहा है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। तो ये पूरा बैकग्राउंड था, मतलब केस के मामले आपको समझ में आए कि एक मीडिया प्रोफेशनल ने एक कोई स्टेटमेंट दिया एमएलए के खिलाफ जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो अपमानजनक स्टेटमेंट था, और वीडियो भी जो है उसी का जो है वो अपलोड हो गया इसी तरीके का, राइट। तो दोनों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करने के लिए कोर्ट पहुंच गए। अब न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एससी एसटी समुदाय के सदस्य को निर्देशित अपमान या धमकी एससी एसटी अधिनियम 1989 के तहत अपराध के रूप में स्वतः योग्य नहीं है। तो हमने क्या देखा, ऑटोमेटिकली जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये अपराध कब माना जाएगा, जब इंसल्ट या इंटीमीडिएशन यानी किसी का अपमान या किसी को धमकी दी जा रही है वो डायरेक्टली उस विक्टिम की कास्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड हो। मतलब ऐसा नहीं है किसी ने किसी के खिलाफ बोल दिया भाई तुम तो खराब आदमी हो यार, बेकार हो, तुम्हारा काम खराब है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी कास्ट को गाली दे रहे हो, आप उसके काम को बोल रहे हो। यस, तो ये बोल रहे हैं ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं होगी बॉस। इंसल्ट आप करोगे एससी एसटी कम्युनिटी के व्यक्ति को, उसको धमकी दोगे तो एससी एसटी कानून जो है वो लागू होगा, बट वो ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा। वो ये देखा जाएगा कि पीड़ित की जातिगत पहचान से संबंध उसका है कि नहीं है। ये अभी पता है लेटेस्ट अमेंडमेंट में भी ये वाली चीज आई थी 2019 वाले, जो मैंने भी आपको बताया। फिर सेक्शन 3 क्लॉज 1 आर जो है इस कानून का, उसके तहत कहा गया कि अपराध तभी बनता है जब अपमानित करने का इरादा पीड़ित की जाति से निकटता से हो। समझ में आ रही बात है कि जो पहले फॉल्स कंप्लेन होती थी ना, जो मैंने भी आपको बताया, कोई भी एससी एसटी वाला व्यक्ति किसी को भी जो है वो एससी एसटी कानून के तहत घेरे में ले सकता था। अब कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जांच होगी और उस जांच में अगर पाया जा रहा है कि आपने उनकी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इंसल्ट करी, उनकी जाति को देखकर इंसल्ट करी है, तो ये एससी एसटी कानून जो है वो लागू होगा, वरना ऐसे ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा। सेक्शन 18 जो एससी एसटी एक्ट का है वो ट्रेडिशनली, देखो, ये एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट ही नहीं करता। यानी कि कोई व्यक्ति अगर एंटीसिपेटरी बेल लेने जाए, अगर उसको पता लग गया कि यार उसने अपमानजनक स्टेटमेंट दे दिया है और फिर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता तो उसकी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। बट कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ये पूरी तरह से बेल के प्रोसीजर, मतलब बेल देने की प्रक्रिया जो होती है उसको प्रतिबंध नहीं कर सकते, राइट। एक व्यक्ति को अब बेल मिल सकती है, पहले नहीं था। ये वाला प्रोविजन मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। कोर्ट जो है ये पहले जांच करेंगी कि आरोप जो लगाया गया है वो प्रॉपर जाति को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, या आरोपी जो है उसने जाति के ऊपर जो है वो सवाल उठाए, तब तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा कि जाति की इंसल्ट हुई है तो ये कानून लागू होगा, वरना नहीं होगा। यस, और कोर्ट जो है वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो इसने दे दी है एडिटर को,
और कोई भी ऐसा एविडेंस जो है वो नहीं आया कि जिससे कि एमएलए को जो है वो कास्ट के आधार पर जो है वो उसको ह्यूमिलेट किया गया हो या उसका कास्ट के आधार पर उसका अपमान किया हो। देखो, ये ऐसी चीजें चल रही थी पहले, बट अब चीजें चेंज हो गई है कि कोई फॉल्स कंप्लेन जो है वो नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, और ये अच्छी चीज है, हमारी कंट्री के अंदर ये ग्रोथ हो रही है, राइट। नहीं तो हर किसी को कभी भी फंसा दिया जाता था। तो जजमेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि भाई विक्टिम का SC/ST स्टेटस जो है वो जानना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है अपराध को दर्ज कराने के लिए, यानी कि किसी को पता है, जैसे एक एक्स व्यक्ति एक वाई व्यक्ति है, राइट। अब जैसे एडिटर को ही ले लो, तो ये जरूरी नहीं कि एडिटर को पता हो या ना पता हो कि भाई वो एमएलए जो है वो SC कम्युनिटी का है या ST कम्युनिटी का है। पहले क्या होता था कि अगर उसको पता है तो ये अपराध मान लिया जाता था कि नहीं भाई तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने ऐसा किया। पहले तो पता हो या ना पता हो, केस दर्ज होता तुरंत उठा लिया जाता था और जेल कर दी जाती थी उस व्यक्ति को SC/ST कानून के तहत। अब 2019 के अमेंडमेंट में इसको थोड़ा ठीक किया गया और कोर्ट ने भी अभी देखो जजमेंट के थ्रू ठीक किया है इसको। करेक्ट बात समझ में आ रही है? बस यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। कोर्ट ने इसी तरीके से जो है उस पूरे मामले को इंटरप्रेट किया और बहुत सही अपनी गाइडलाइन जो है वो दी है। और ये पूरा कानून क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 ध्यान में रखना, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 जो हमारे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पिछड़े समुदाय है उसकी सुरक्षा करना है। और अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, तो ये सब पुराने कानून थे। उसके बाद फिर ये SC/ST एक्ट जो है वो 1989 लाया गया। देखो ये 2015 का अमेंडमेंट था, फिर 2018 19 बोलते हैं वैसे इसको, उसका अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिला था। इसमें ये कहा गया था कि सीनियर पुलिस के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी किसी आरोपी को अक्यूज करने के लिए, राइट। ठीक है। अलाउ किया गया कि इमीडिएट अरेस्ट जो है वो बिना किसी प्रायर अप्रूवल के जो है वो कर दिया जाए, फिर कार्रवाई हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से। ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका हम लोग को देखने को मिला था। अब ये टॉपिक लिख लो आप भाई, लखपति दीदी इनिशिएटिव। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल आंदोलन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है लखपति दीदी पहल, लखपति दीदी इनिशिएटिव। लिख लो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है भैया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो गांव क्षेत्र की जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो है, उनकी इनकम बढ़ जाए, उनकी आय में बढ़ोतरी हो। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, बस इतना ऑब्जेक्टिव लिख लो, आय में बढ़ोतरी करना गांव क्षेत्र की महिला के। लखपति दीदी सम्मेलन भी हम लोग को देखने को मिला, एक कार्यक्रम हुआ, आयोजित किया गया महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर जैसे जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स जो थे, जिन्होंने बताया गया कि अचीवमेंट हासिल किया किसी प्रकार का, फाइनेंशियली वो आगे बढ़े हैं मिलकर, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया, अवार्ड वगैरह दिए गए उनको। अब सरकार का फोकस यही है कि महिलाओं की इकोनॉमिक स्थिति जो है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है महिलाओं की, उसको बढ़ाना, सिंपल सी चीज। तो लखपति दीदी जो है वो एक इनिशिएटिव, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स के लिए है। ये बात ध्यान में रखना, जिनको हर साल जो है वो एटलीस्ट 1 लाख की इनकम रिसीव हो, और ऑब्जेक्टिव यही है कि और भी महिलाओं को सशक्त बनाना, जिससे कि वो अपनी इनकम जो है उसको इंप्रूव कर सकें, बढ़ा सकें। बस यही चीज है, बस और कुछ नहीं है। बस आप 1 लाख ध्यान में रखना, 1 लाख या उससे ज्यादा की इनकम अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो है उनकी हो जाती है कलेक्टिवली, तो उनको रही है, मतलब इनिशिएटिव के तहत जो है वो उनको और अवार्ड दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, कुछ कैश रिवॉर्ड बोनस वगैरह भी दिए जाते हैं। देखो लिखा भी है। लखपति दीदी सम्मेलन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया 11 लाख नई लखपति दीदीज को, और उनके अचीवमेंट को जो है वो रिकॉग्नाइज किया। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि 2,500 करोड़ का फंड जो है वो रिलीज किया गया। इसमें 48 लाख मेंबर जो है, साढ़े मतलब 4.3 लाख, 4 लाख 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 48 लाख से ज्यादा जो मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट करने के लिए 2500 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। एडिशनली 5,000 करोड़ रुपए बैंक लोन जो है वो डिस्बर्स किया गया 25,80,000 मेंबर्स को, और जो कि है 2,35,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की। और प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि भाई महिला का रोल भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गांव क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में महिला का एक इंपॉर्टेंट रोल नजर आया है। तो इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो महिला जो है उनकी आजीविका को जो है वो बढ़ाना है। इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो है उनको सपोर्ट जो है वो मिलेगा, राइट।
एसेट्स के मामले में, स्किल्स डेवलपमेंट के मामले में, फाइनेंशियल एक्सेस के मामले में उनको लोन्स वगैरह मिल सकता है जिसके माध्यम से वो अपना बिजनेस जो है वो मिलकर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, इनकी रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, राइट। मिशन स्टाफ के लिए, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के लिए, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो हैं वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ा सकें। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी पार्टनरशिप हो अलग अलग एरियाज में। अब इस दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करें तो 30 जून 2024 तक इसमें कितनी महिलाओं को लाभ मिला है, तो 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को इसमें लाभ मिला है। 1 करोड़ से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो है उनको उनकी एनुअल इनकम अब हो गई है 1 लाख से भी ज्यादा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया और ये भी कहा कि हम अपने बजट को जो है बढ़ा देंगे। इन्होंने 15,047 करोड़ रुपए का बजट रखा है इस मिशन के लिए, जिससे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में मौजूद जो मेंबर्स हैं उनकी आजीविका बढ़े। और आपको ऑलरेडी पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को जो है वो बैंक से लोन भी मिल जाता है आसानी से। बताया जा रहा है कि 2013-14 के बाद से 9 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है वो इन्होंने हासिल किया है, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक SVEP इनिशिएटिव है, ये लिख लो, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये सब स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। तो इसकी एक उप योजना है, सब स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। ये बेसिकली स्मॉल एंटरप्राइज जो है वो स्टैब्लिश करने पर काम करती है। क्या करती है? लघु उद्यम, यानी कि छोटे छोटे आप कह सकते हो कि फैक्ट्री जो है वो खुल जाए, ओपन हो जाए, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाहर की हो, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी चीज की, है ना, ट्रेनिंग ऑफर करे, फाइनेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए। तो ये एक छोटा बिजनेस अपना ऑन ओपन कर लें गांव में, तो उसको लेकर ये स्कीम है। देखो स्टार्टअप विलेज है, स्टार्टअप विलेज भाई, इस विलेज के अंदर एक स्टार्टअप जो है वो शुरू हो, तो उसके लिए प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। जब से ये स्कीम लाई गई है तब से हम लोग को देखने को मिला कि 1 करोड़ महिला जो है वो लखपति दीदी जो है वो बन गई है। लखपति दीदी इनिशिएटिव की बात हो रही है। टारगेट ये है कि 2 करोड़ से 3 करोड़ हम लोग को देखने को मिला कि महिला जो है उनको अचीवमेंट जो है वो हासिल हो। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं गांव क्षेत्रों में मौजूद जो है वो इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को जो है वो बढ़ाने में। और देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो आपके मेंस के आप अगर सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी आपको पढ़ना है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही जोड़ दिया लखपति इनिशिएटिव के साथ, लखपति दीदी इनिशिएटिव के साथ, और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, है ना। तो ये चीज आप इस प्रकार से अपने मेंस के अंदर लिखेंगे। एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लद्दाख में 5 नए जिले के निर्माण के लिए 5 नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी, उसके लिए मंजूरी जो है वो दे दी है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि भाई प्रॉपर तरीके से प्रशासन जो है वो लेकर आना, राइट। जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर जब से ये हम लोग को जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, तो और बेहतर तरीके से प्रशासन लाने के उद्देश्य से ये 5 नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाई जा रही हैं। अब सिर्फ आप इनकी 5 नई डिस्ट्रिक्ट के नाम ध्यान में रखिएगा। लद्दाख आप जानते हैं इंडिया की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। इसके अंदर आज की डेट में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन सी? लेह और कारगिल। अब और नए जिले 5 लाए जाएंगे, जांस्कार, द्रास, शैम, नुब्रा और चैंगतांग। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स में जो है वो पूछा जा सकता है। अभी आज की डेट में यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब प्रशासनिक चुनौतियां हो रही थी। अब डिस्ट्रिक्ट बनेगी तो ऑब्वियस बात है हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग ऑफिसर होगा, राइट, जो डिस्ट्रिक्ट के मैनेजमेंट के लिए जो है वो काम करेगा। उनकी अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी, राइट, म्युनिसिपैलिटीज की जो है वो देखभाल करेंगी, राइट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके जो है वो देखने को मिलेंगे, सरकारी विभाग, राइट, तैयार होंगे। तो और बेटर तरीके से प्रशासन होगा, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। फोकस है कि प्रशासन को बेटर करना है। एमएचए ने डायरेक्शन दिया है कि कमेटी जो है बनाई जाए, राइट, कि नई डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेडक्वार्टर्स कहां पर होंगे, बाउंड्रीज क्या होंगी, राइट, स्टाफ किस प्रकार से मैनेज किए जाएंगे, तो वो पूरी चीज है। बहुत बेसिक चीज है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। और ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कितना एलोकेशन हुआ है वो सब, आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के नाम जो है वो पता होने चाहिए, दैट्स इट। देखो सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट, इसके तहत जो है 25 करोड़ रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा लद्दाख के अंदर की इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो।
ठीक है, दैट्स इट। अब वुमेन लेड डेवलपमेंट 2024-25 के बजट में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप मेंस में उपयोग जो है वो कर सकते हो कि 2024-25 के बजट में महिलाओं के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या क्या स्कीम, क्या क्या प्रोग्राम्स की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो आपको बता दें कि ये माइलस्टोन अचीव हुआ है जेंडर बजट स्टेटमेंट के अंदर, लिख लेना। जेंडर बजट स्टेटमेंट के अंदर पहली बार हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि 1% जीडीपी का जो है वो पहली बार एलोकेट किया गया है। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, एलोकेट किया गया है। किसके लिए? जेंडर बजट स्टेटमेंट के लिए। अब जेंडर बजट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें तो इसमें महिलाओं का भागीदारी जो है वो बढ़ाई जा रही है, राइट? इसमें आपको बता दें प्रो वुमेन स्कीम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6.8% की देखने को मिल रही है टोटल बजट के खर्चे। यानी टोटल बजट का जो बजट बनाया गया है उसमें जो भी खर्चा होगा उसका टोटल 100% खर्चे में से 6.8% खर्चा जो है वो ऐसी स्कीम पर लगाया जा रहा है जो महिलाओं के लिए है। इससे पहले एवरेज तौर पर देखा जाए तो सिर्फ 5% के आसपास खर्चा करते थे, इस बार 1.8% और बढ़ा दिया गया है। हाँ, अब हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये जेंडर बजट स्टेटमेंट के अंदर पार्ट सी भी इंक्लूड किया। अच्छा, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्या है ये पहले आप समझो। भाग ए, भाग बी, भाग सी क्या है? क्या होता है? ये पूरी एक रिपोर्ट होती है गाइस, एक रिपोर्ट होती है जो तैयार की जाती है। अब क्या होता है, ये चीजों को आसान करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महिलाओं के लिए वो जो भी स्कीम है जिसमें 100% बजट जो है वो लगाया जा रहा है, राइट, महिलाओं के लिए स्पेशली, और ऐसी स्कीम जिसमें 30 से लेकर 99% तक महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, और ऐसी स्कीम जिसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 30% तक महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में लेकर आया गया। अब पार्ट सी देख लें हम लोग, तो क्योंकि पार्ट सी के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग को मतलब देखने को मिल रहा है कि कंट्रीब्यूशन है, यानी कि सबसे ज्यादा स्कीम्स के मामले में सबसे ज्यादा हम लोग को स्कीम्स देखने को मिल रही है, बट एलोकेशन इसमें 30% है। यानी कि 30% एलोकेशन, समझ रहे हो आप? जैसे कि 70-30 मान लो कि स्कीम के अंदर मिनिमम 30% तो महिलाओं को बेनिफिट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, बात समझे, मिनिमम 30% महिलाओं को बेनिफिट देना है, और 70% तो अब कुछ भी हो सकता है, महिला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसमें मेनली 30% महिलाओं को जो है वो रखना है। तो जैसे कि पीएम किसान स्कीम, जो पीएम किसान स्कीम है जिसका 15,000 करोड़ का बजट है, तो उसमें कहा गया कि 30% महिला होंगी ही मिनिमम, उन पर काम करना ही ये टारगेट है। और ऐसी स्कीम्स जिस पर महिला का 30 से लेकर 99% तक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मिनिमम, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, और ऐसी स्कीम जो कि 100% महिलाओं के लिए होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को, जो आज की डेट में 40% एलोकेशन जिसका हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, बट 100% एलोकेशन जो है वो लेकर आना है। तो अब क्या हुआ है, अब हमने इस पूरी चीज को, रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, जेंडर बजट स्टेटमेंट है, इसको जो तैयार किया गया, तो ये अलग अलग कैटेगरी में तैयार हो गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसके अंदर आप समझ तो करना, ये जेंडर बजटिंग जो है वो है क्या। तो ये एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम लोग किस चीज पर फोकस करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नीड्स पर फोकस करते हैं। हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि ये फलाना स्कीम में कितनी मिनिमम महिलाओं को रखा जाएगा, जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए, जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी गोल हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखो, इंडिया ने रेक्टिफाई किया, लिख लो भैया आप ये वाली चीज, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1993 के अंदर, और 2005 और 6 में हम लोग जेंडर बजट स्टेटमेंट लाना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो, जेंडर बजट स्टेटमेंट के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, राइट? सिर्फ लोग बजट पढ़ लेते हैं, बट हम लोग अलग से एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसमें एक रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई कौन सी स्कीम के तहत हम लोग जो है वो कितनी महिलाओं को जो है वो सपोर्ट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये देखती है जेंडर बजटिंग को, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। जेंडर बजटिंग की निगरानी कौन करता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। कभी कभी ये मंत्रालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब इस मंत्रालय के अंदर एक जेंडर बजट सेल भी जो है वो बनाया गया, एक विभाग बनाया गया अलग से, और ये सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में हम लोग को देखने को मिलता है। एक अलग से विभाग है कि भाई अलग अलग मिनिस्ट्री जो है वो महिलाओं के लिए क्या कर रही है, राइट? जेंडर इक्वलिटी के लिए, सिर्फ महिला नहीं, जेंडर इक्वलिटी, राइट? जेंडर बजटिंग जो है उसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो मैं भी आपको बता रहा था, इसको अचीव करने पर काम करती है। सिर्फ इतनी चीज जो अंडरलाइन में की हुई है मैंने, वो चीज लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आप लिखोगे। अब इस स्कीम या फिर इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, इस पहल, इस इनिशिएटिव के लिए, जो जेंडर, जो बजट
स्टेटमेंट है, यानी कि जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ओवर रिपोर्टिंग की आती है। कई बार हम लोग जो है वो ओवर रिपोर्टिंग जो है वो कर देते हैं। ओवर रिपोर्टिंग का मतलब जो है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, है ना। अब इसके अंदर हमने एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये कहा है कि भाई 920 करोड़ रुपए, उसका 40% जो है वो किस पर लगाया जाएगा, महिलाओं के लिए लगाया जाएगा। अब वो सफिशिएंट जस्टिफिकेशन है ही नहीं। आपने सिर्फ सिंपल ही, यानी कि बिना सोचे समझे आपने बस ये बोल दिया कि एलोकेशन इतना हमें करना है, बिना कोई प्रॉपर डेटा के, बिना कोई प्रॉपर रिकॉर्ड के। अब हमें पहले तो, सबसे पहले तो महिला जॉब कर सकें उसके लिए वो स्किल्स चाहिए ना, और आप स्किल्स ही नहीं डेवलप करवा रहे हो, स्किल्स में ही कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा है अभी, तो एकदम से आप कैसे एलोकेशन कर लोगे। तो इस कारण जो है वो फिर वही फर्जीवाड़ा हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब एक मुद्दा हम लोग को अंडर रिपोर्टिंग का देखने को मिलता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इसको आज की डेट में तो हालांकि करेक्ट कर लिया गया, बट पहले इसको नहीं किया था। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है पूरी तरह से अब महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है, बट पहले ऐसी नहीं थी। मनरेगा के बारे में बात करें तो इसको पार्ट बी के अंदर जो है वो रखा गया। 28,000 या 29,000 करोड़ रुपए का इसका बजट हम लोग को देखने को मिला था, जो कि मात्र 33.6% ही है टोटल बजट का, टोटल बजट आउटले का। राइट, इतना ही हम लोग को जो है इसके लिए देखने को मिल रहा है। और इसमें जो महिला जो है जिनका कंट्रीब्यूशन था वो 59.3% महिलाएं थी जिनका कंट्रीब्यूशन था, तो इसको लार्जर शेयर ऑफ बजट में रखना चाहिए था। राइट, इसमें महिलाओं के लिए बजट जो है वो ज्यादा बढ़ाना चाहिए था। जो आपने सिर्फ 33.6% ही बजट महिलाओं के लिए रखा है, तो आपको और ज्यादा रखना चाहिए था। जब आप देख रहे हो कि 59% महिला है, तो महिलाओं को बजट जो है बढ़ाओ ना। स्कीम जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम, स्वनिधि स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं की जाती है। तो ये अंडर रिपोर्टिंग, यानी कि बिना आप किसी प्रॉपर डेटा के किसी भी प्रकार से एलोकेशन कर रहे हो, ये सबसे बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है जेंडर बजट स्टेटमेंट में। तो करना क्या है, तो भाई ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, प्रॉपर डेटा के थ्रू, एक्यूरेसी के थ्रू जो है वो चीजों को शामिल करो, स्कोप और कवरेज जो है वो बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो शामिल करो, रेगुलरली रिव्यू करो, अपडेट करो। राइट, ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है वो चीजों को लेकर आओ, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, अब ये आप लोग के लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वीडियो को अभी पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पॉज करो, तुरंत पॉज करो, ट्राई करो, भले ही गलत दोगे चलेगा, बट पॉज करो, पढ़ो और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए हम लोग को देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो है उसने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 को रिप्लेस किया है और इंट्रोड्यूस किए हैं वेस्ट सेग्रीगेशन 3 स्ट्रीम्स के अंदर। भाई, अब वेस्ट जो होता है उसको कहां पर आप देखते होंगे ना, गीला कचरा, सूखा कचरा, है ना, मेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो ये सब, तो इसको जो है वो वेस्ट को सेग्रीगेट किया गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हम लोग को देखने को मिला था, रूल्स के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि वेस्ट जनरेटर टू पे, जो वेस्ट करेगा उसको पे करना पड़ेगा यूजर फी, और स्पॉट फाइन भी भरना पड़ेगा। अगर कोई कचरा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट था, रूल्स के अंदर जो है वो कोई ये नहीं कहा गया कि भाई आप सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो इमीडिएटली बैन कर दो, बट बल्कि ये कहा गया कि एक टाइमलाइन के तहत प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको मैनेज करना है। वो प्लास्टिक की माइक्रोन के ऊपर आधारित था। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 50 माइक्रोन जो हम लोग को प्लास्टिक्स देखने को मिलती है, पॉलिथीन देखने को मिलती है, उसको धीरे धीरे करके फेज वाइज है वो बैन किया गया। एक अनुभव अवार्ड है, फटाक से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कोशिश करो इसका आंसर देने की। मुझे पता है कि शायद आपको अनुभव अवार्ड के बारे में पता ना हो, पर फिर भी ट्राई तो करो, एक बार देखें तो, ट्राई करना जरूरी है। तो इसका भी करेक्ट आंसर पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अनुभव अवार्ड जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो किया जाता है डीओपी पीपीडब्ल्यू के द्वारा। तो डीओपी पीपीडब्ल्यू यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा। राइट, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा। तो इसके द्वारा जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जितने भी हम लोग को देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन, जो रिटायर हो रहे होते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है इस अवार्ड के तहत। अवार्ड के लिए सबमिशन जो है वो देना पड़ता है 1 साल तक, यानी कि रिटायरमेंट के आपके 1 साल या उससे ज्यादा हो गए तो उसके बाद आप इस अवार्ड के लिए जो है वो अपना नॉमिनेशन दे सकते हो। अब अनुभव पोर्टल यानी कि अनुभव की एक वेबसाइट भी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अंदर है अवार्ड प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एक्सपीरियंस होते हैं सेंट्रल रिटायर्ड एम्प्लॉइज के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है अभिनव पोर्टल में। ठीक है, ऐसी एक टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से रिलेटेड। राइट, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड है इंडिया के अंदर, है ना।
तो ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की। तो चलिए गाइस, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज फीडबैक में बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कि कैसा लगा आपको लेक्चर। चलिए, जय हिंद।